Running to OPS is probably going to be extremely impossible. एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी हैं केंद्र के, नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा, और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। आपने राज्यसभा में कभी उठाया? अभी संसद चल नहीं पाई। कितने हमारे माननीय लोगों ने कहा कि संसद का भत्ता हम नहीं लेंगे, कितने लोगों ने उठाया? आपने सवाल उठाया? उन पर जो खर्चा हो रहा है उस पर आपने सवाल उठाया? लोक सेवक को वेतन पेंशन भत्ते की क्या जरूरत है, आपने सवाल उठाया? नहीं उठाया आपने। जब सरकारी कर्मचारी की बात आई तो आपको सवाल आया। देश के लिए सेना अर्धसैनिक बल जान देता है, उसके लिए स्पेशल नहीं है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। आपको भी किसी शिक्षक ने पढ़ा कि यहां पर अर्थशास्त्री बनाया है, एक शिक्षक को पेंशन मिली, आपको पीड़ा होने लगी है। ये बहुत दुख की बात है। और अभी एक बात और आई थी, पूरा मौका दूंगा मैं आपको, मैं एक बात और कर, अटल जी जब इस पेंशन पर सवाल किया गया, अटल जी जब बंद किए तो सवाल किया गया कि पेंशन प्यारी है कि राष्ट्र प्यारा है, तो लोगों ने कहा नहीं हमें तो राष्ट्र प्यारा है। तो राजनेताओं को इसका मतलब पेंशन प्यारी, राष्ट्र नहीं प्यारा है। हमारे सांसद जी बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आर्थिक व्यवस्था खराब है, अपने वेतन भत्ते आपने छोड़ दिया है? आप तो सर्वेंट नहीं है, सर्वेंट तो हम लोग हैं। हम तो आते हैं, कहते हैं हमें तनख्वाह चाहिए, हमें पेंशन चाहिए, हम क्योंकि सर्वेंट हैं, आप तो लोक सेवक हैं। क्या जरूरत है आपको? और कितने साल ने छोड़ा? देखिए मैंने विजय भाई आपकी पूरी बात सुनी विजय जी। कुछ हमने रिसर्च की, कुछ ग्राउंड पर गए और ये चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए। रामबालक चौबे, डॉक्टर रामबालक चौबे, 1,18,000 रुपए की आखिरी तनख्वाह और पेंशन मिलती है 4,044 रुपए। या विक्रमजीत सिंह की बात हो, यह दरअसल इक्का दुक्का वाकया हैं जिनकी डिटेलिंग में हमें जाने की जरूरत है, या यही सबब है एनपीएस का और ऐसी ही पेंशन कर्मचारियों को मिल रही है रिटायरमेंट पर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा। यही सबब है, और ये कोई एक दो घटना नहीं है। आप एनपीएस में जितने लोगों से रिटायर हो रहे हैं, जितने लोगों को एनपीएस के तहत पेंशन मिल रही है, सबके हाल यही हैं। और ये पूरे देश में सैकड़ों हजारों उदाहरण है। और हर महीने, अभी तो मार्च बीता, 31 मार्च को बहुत सारे लोग रिटायर हो गए। यहां तक ये स्थिति है कि जिनका एनपीएस के तहत 10% तनख्वाह से कटा हुआ भाग था, उससे भी कम पेंशन पा रहे हैं। मतलब हम अपनी तनख्वाह का जो 10% हमने दिया है एनपीएस व्यवस्था में सरकार को, सरकार के लोगों को, उससे भी कम पेंशन मिल रही है। नहीं, ये कैसे संभव है? ये कौन सी आंकड़ेबाजी? जितने मैंने पैसे दिए उतने तो मिलेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। सर यही बात, उसका एक सीधा उदाहरण सर हम बताएं। जैसे जो बताया जाता है, जो कहा जा रहा है कि हम शेयर मार्केट में लगाएंगे, शेयर मार्केट अनिश्चित होता है। और मेरी अपनी जो छोटी सी समझ है, देश का 96% को लोगों को शेयर मार्केट का कोई उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं। 2-4% लोगों के लिए खेल होगा, कब चढ़ता है, कब घटता है, कब निकालना है, कब फायदा होता है, ये उनको पता हो। अधिकांश भाग हिंदुस्तान की, चाहे कर्मचारी हो चाहे जनता हो, बाहर रहती है। अब जब उसमें रिटायरमेंट का दौर आता है, अब मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं, अगर एक खेप आई, एक बड़ी संख्या आई, हमारी एक संख्या आई, 1 लाख लोग भर्ती किए गए। अगले 31 तारीख को जब मार्च में रिटायर होते हैं, उस समय शेयर सूचकांक, अगर शेयर मार्केट कम है, तो फिर हमारा जो वैल्यू था, हमारी जो पैसा था, वो हमारा मूल्य पैसा नहीं होगा, जो उस डेट में होगा वो हमारे लिए होगा। और दूसरी बात, मैं जो और गंभीर बात कहना चाहता हूं, ये पेंशन नहीं है, ये तो जो व्यवस्था दी गई है एनपीएस के तहत कि 60% आप पैसा वापस लेंगे, 40% का आप किसी बीमा कंपनी से पेंशन प्लान लेंगे, और ये जो पैसा हमारा जमा उसका ब्याज है, ये पेंशन नहीं है। इसीलिए ये बात के लिए समझ में नहीं आ पा रही लोगों को। और जब लागू की गई थी तो लोगों ने बड़े सबसे उत्साह दिखाए गए थे, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। आज तो मैं कहता हूं कि जो अभी कमेटी बनाई गई है, हम तो कहते हैं कि इस कमेटी में एनपीएस पे सुधार की बात है, जिसको हम अस्वीकार करते हैं। हम सब लड़ाई ओपीएस की लड़ रहे हैं। और अगर कमेटी बनी तो ईमानदारी से एक दिशा में मैं उससे कहूंगा कि जो लोगों को पेंशन इस समय मिल चुकी है एनपीएस के तहत, उन पे ग्राउंड पे जाएं, जैसे आप गए, आप उस पर जाकर सर्वे करें, फिर 4400, फिर 26 रुपए में क्या उस व्यक्ति का जीवन यापन हो पाएगा? हमारा सवाल सबसे बड़ा ही है। और नहीं, इसमें क्या एक और फर्क, विजय भाई देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है।
ये भाई बुजुर्ग सबको होना है, आपको भी मुझको भी। और जो ये सुरक्षा कवच है ये मिलता भी वैसे बहुत कम लोगों को है, सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। प्राइवेट, जैसे मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं तो मेरी तो कोई पेंशन है नहीं। 85% वर्क फोर्स के पास तो कुछ भी नहीं है, उनको भी मिलना चाहिए। पर अभी हम सीमित ही रखें अपनी चर्चा। पहले जो व्यवस्था थी तो आपको आखिरी तनख्वाह का आधा तो मिलता ही था, साथ में आपका एक पीएफ अकाउंट भी होता था जी। तो प्रोविडेंट फंड के भी पैसे मिलते थे और पेंशन भी मिल रही है। यहां ना तो प्रोविडेंट फंड है, वो दरअसल 60% रकम जो आप निकाल सकते हैं वो एक बार निकाल ली, उसके बाद पेंशन के नाम पर यह पैसा बच गया। यही व्यवस्था है। जी जी बिल्कुल। और अभी आपने एक बहुत अच्छा मैं अभी अमर आपके पास आ रहा हूं, आप मना कर रहे हैं। कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा वो सम्मान और सम्मान का सवाल हुआ करता था। जीपीएफ की व्यवस्था बंद कर दी गई, प्लस हमारे तनख्वाह का 10% जा रहा है। मतलब मेरा वेतन भी कम हो गया, एनपीएस में 10% मेरा पैसा जा रहा है। नहीं, वो तो पहले भी जाता था ना। लोग लगा रहे हैं, कौन लोग खेल रहे हैं मुझे नहीं पता है। हाँ। नो, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वो जीपीएफ हमारा पैसा हुआ करता था। हाँ। हमें उसे बाद में रिटायर के समय वापस हमें मिल जाया करता था, और ये पैसा नहीं करता था पुरानी पेंशन व्यवस्था में। नई में तो हमारी तनख्वाह भी कम हो गई, हमारा पैसा भी गया और हमारा पैसा डूब भी जा रहा है। और एक अभी आप ही ने कहा 1,18,000 पर 4,044 रुपये ये पेंशन है। इसको पेंशन कैसे कह सकते हैं? इंटरजेक्ट कर रहे थे डॉक्टर अमर पटनायक। गोपाल बाबू आपके पास आऊंगा, ये इंटरवीन भी करना चाह रहे थे, पर सवाल ये है कि पुरानी पेंशन को, अर्थव्यवस्था को बेड़ा गर्क करने वाली, बताने वाली आपकी सरकार अब नई पेंशन की समीक्षा कर रही है। क्यों? जरूरी है दर्शक को समझ में आ जाए, मैंने अनायास ही यह सवाल नहीं उठाया था। देखिए, पहले जो व्यवस्था थी, मैं जीपीएफ में प्रोविडेंट फंड के अपने पैसे कटवाता था, वो मुझे रिटायरमेंट पर मिलता था। पेंशन का मेरा कोई पैसा कटता नहीं था और तनख्वाह का आधा मुझे पेंशन के तौर पर मिल जाता था। आज की तारीख में दरअसल जो मुझे पेंशन दी जा रही है उसके लिए मुझे पैसा कटवाना पड़ रहा है, और जितना पैसा कटवा रहा हूं उतना भी नहीं मिल पा रहा है। जीपीएफ तो अलग चीज हो गई। हाँ, तो इसलिए ये फर्क है ना, ये बड़ा फर्क है। हाँ, नहीं तो प्रोविडेंट फंड को इस डिबेट से अलग रखिए। हाँ, अलग करिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब आप पेंशन की बात करता हूं, आपको तो पहले भी नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलेगी। अब आप अगर एनपीएस में जमा करने लग जाओगे तो आपको मिलने लग जाएगी। पहले आपको नहीं मिलती थी, मुझे भी नहीं मिलती थी, अब मैं एनपीएस में जमा कर रहा हूं तो मुझे पेंशन मिलेगी। एनपीएस में मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने एनपीएस जानबूझकर ना, मैंने एनपीएस नहीं लिया है, और इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि सितंबर 21, 2013 तब वो सांसद थे गोरखपुर से। उन्होंने देश के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी, कीजिए क्या एनपीएस आपने लगा रखा है, ये पैसा तो बाजार में लगता है, अड़गम बड़गम शड़गम होता है उसमें, इसमें रिटर्न नहीं मिलते, पैसा जाया हो सकता है, कोई कंफर्म्ड आपका रिटर्न गारंटी नहीं किया जा रहा है। मैंने उनकी सलाह मानी, एनपीएस पर नहीं गया मैं। सुनो संदीप जी, अभी पूरी बात सुन लो ना, तभी तो बात होगी। बताइए। अभी सुन तो लो। हाँ। अभी मेरी बात आधे आधे रखोगे तो ना आप समझ पाओगे ना जनता आपकी समझ पाएगी। हाँ, बताइए। अगर आप ये सोचोगे कि सरकारी कर्मचारियों को पहले बेनिफिट ज्यादा था और एनपीएस में उनका बेनिफिट कम हो गया, तो हम तो एग्री कर रहे हैं, उसमें डिबेट ही नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को पहले लास्ट पे का 50% जो भी एवरेज का है उसका पेंशन मिलता था, जिसका कॉस्ट सब सरकार देती थी। सरकार की नौकरी के बाद भी जिंदगी भर उसको जितने साल चलता था उसको वो पेंशन मिलती थी, फिर उसके बाद फैमिली पेंशन भी मिलती थी, उसके परिवार में वो उसकी स्वर्गवास हो गया तो उसकी पत्नी को भी मिलती थी। अब एनपीएस वो स्कीम नहीं है। और साथ में एक और चीज जोड़ दूं, उसमें डीए महंगाई भत्ता भी जुड़ता रहता था तो पेंशन बढ़ती थी। अब तो 4,044 रुपए अगर डॉक्टर साहब को मिल रहे हैं, ताउम्र 4,044 ही मिलेंगे। आप डिबेट किस बात को कर रहे हो? जिस चीज को हम एग्री करें उस पर डिबेट क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं एक फैक्ट जोड़ रहा था। परेशान क्यों हो जाते हैं आप? फैक्ट्स आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप परेशान हो गए। मैं तो कह रहा हूं उसमें, अरे फैक्ट ये है कि सरकारी कर्मचारियों को पिछले ओपीएस में बहुत ज्यादा बेनिफिट थे जो सस्टेनेबल सरकार के लिए नहीं थे। अच्छा। इसके कारण जो कमिटी बनी थी पहले, उन्होंने कहा कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को अर्थव्यवस्था के हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठ जाएगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठ जाएगा। राजस्थान जैसे प्रदेशों में उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका 80% सैलरी वगैरह में चला जाता है। नहीं, हिमाचल का है वो।
राजस्थान हाँ, में, हिमाचल का। हाँ। हाँ, तो ऐसा सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, इसलिए यह रिफॉर्म के रूप में न्यू पेंशन स्कीम में, और उसमें केवल सरकारी कर्मचारी भी नहीं, देश में ये अग्नि परीक्षा बन गई है क्या? पुरानी पेंशन योजना आपकी तो अग्नि परीक्षा बन गई है, तभी रिव्यू की। अभी तक तो आप हमें अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे हैं, फिर रिव्यू की नौबत क्यों आ गई? हाँ, तो अब सुन लो ना, पूरी बात सुनते नहीं, मेरे को काट देते हो। सुन लो, जब मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूं जो चीजें, तो उसके बाद आप सुन तो लिया करो। अब मैंने कहा सरकारी कर्मचारियों को पहले ज्यादा बेनिफिट थे, एनपीएस में उनके साथ उसके बेनिफिट्स में एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, एक उतने बेनिफिट नहीं मिलते जो आपकी केस स्टडी बता रही है, और सब एक्सेप्टेबल फैक्ट है, इसमें डिबेट करने की बात ही नहीं है। अब यह है कि न्यू पेंशन स्कीम